प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम भारत की संघीय व्यवस्थापिका अर्थात संसद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत में जो संघीय व्यवस्थापिका है उसे संसद के नाम से जाना जाता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा हुआ है, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो इस तरह से भारतीय जो संघीय व्यवस्थापिका अर्थात संसद है उसका जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 79 में किया गया है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संगठन का प्रावधान किया गया है, तो हमें याद रखना है अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में ये प्रावधान किया गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो जो हमारी संसद है वो उसका जो गठन है, निर्माण है, उसमें राष्ट्रपति भी शामिल है और राज्यसभा तथा लोकसभा भी शामिल है। हम संघीय सरकार के बारे में, संसद के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पूर्व संघीय सरकार के बारे में विचार कर लेते हैं। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और इस संघात्मक शासन व्यवस्था में शासन की समस्त शक्तियाँ दो भागों में विभाजित हैं, एक संघ सरकार और दूसरा राज्य सरकारें। तो संघ सरकार हमारा जो शासन है वो दिल्ली में है और राज्यों का जो शासन है वो अलग अलग राज्यों में है। तो इस तरह से जो शक्ति विभाजन किया गया है संघ और राज्यों के बीच में, उस शक्ति विभाजन के आधार पर दो प्रकार की सरकारें हैं, एक संघीय सरकार है और दूसरी राज्यों की सरकारें हैं जो प्रांतों में हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग राज्य सरकारें कार्य करती हैं। तो आज हम इस संघीय सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो संघीय सरकार है उस संघीय सरकार में सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। यानी कोई भी जो सरकार है वो 3 अंगों से मिलकर बनती है, चाहे वो संघीय सरकार हो या राज्य सरकार हो। उसमें 3 प्रमुख अंग पाए जाते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ये तीनों मिलाकर सरकार का निर्माण करते हैं। तो सरकार के 3 अंग हुए, 3 पार्ट हुए, जिनको हमने अलग अलग इनसे दर्शाया गया है। तो हम जानते हैं कि भाई व्यवस्थापिका क्या है, कार्यपालिका क्या होती है और न्यायपालिका क्या है। इनको जानने का प्रयास करते हैं। हम सबसे पहले व्यवस्थापिका पर विचार करते हैं कि व्यवस्थापिका सरकार का वह अंग है जो कानून बनाने का कार्य करती है, और सरकार का वह अंग जो कानून बनाने का काम करता है, कानून बनाना, उसे हम व्यवस्थापिका के नाम से जानते हैं। अब देखिए, विचार कीजिए, सोचिए ज़रा, भारत में कानून किसके द्वारा बनाए जाते हैं? आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में प्रश्न आया होगा कि भारत में कानून किसके द्वारा बनाए जाते हैं। आप इसका उत्तर है संसद के द्वारा। तो भारत की जो व्यवस्थापिका है वो क्या है, उसको किस नाम से जाना जाता है? संसद जाता है। तो अलग अलग देशों में कानून बनाने वाली जो संस्थाएं हैं जिन्हें सामान्यतया व्यवस्थापिकाएं कहा जाता है, उनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे भारत में उसको संसद के नाम से जाना जाता है, अमेरिका में उसे
कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और बात करें हम ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में उसको पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। जापान में उसका नाम डायट है। तो ये अलग अलग देशों में व्यवस्थापिकाओं के अलग अलग नाम हैं, लेकिन सभी व्यवस्थापिकाओं का एक ही काम होता है, और वो काम होता है कानून निर्माण करने का कार्य। तो सरकार का वह अंग जो कानून बनाने का कार्य करता है उसे व्यवस्थापिका के नाम से जाना जाता है। और भारत में ये जो अंग है इसको संसद कहा जाता है। दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का कार्य करती है। यानी व्यवस्थापिका ने कानून बना दिया, संसद ने कानून बना दिया। अब इन कानूनों के आधार पर शासन करने का कार्य जिस अंग के द्वारा किया जाता है उसको हम कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। भारत में कार्यपालिका कौन है, विचार कीजिए। भारत में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, मंत्रिमंडल के द्वारा। तो भारत में जो कार्यपालिका है वो मंत्रिमंडल है। अब कईयों के मस्तिष्क में ये प्रश्न आता होगा, प्रधानमंत्री कार्यपालिका कह देते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल से अलग नहीं है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का ही एक भाग है, एक अंग है। तो इस तरह से भारत में जो कार्यपालिका की शक्ति है वो मंत्रिमंडल में निहित होती है, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है और इस तरह से शासन के संचालन का कार्य करता है। तीसरा जो अंग है वो न्यायपालिका आती है। ये सरकार का तीसरा अंग है जिसे हम न्यायपालिका के नाम से जानते हैं। तो न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो संविधान के आधार पर न्याय करने का कार्य संपन्न करता है। हमारा एक संविधान है, संविधान देश का आधारभूत कानून है। इस संविधान के अनुसार उचित अनुचित का जो निर्णय जिस अंग के द्वारा किया जाता है उसे न्यायपालिका के नाम से जाना जाता है। तो ये न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग होगी। तो इस तरह से जो सरकार बनती है वो इन तीन अंगों के संयोग से बनती है, जिनका नाम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में जो व्यवस्थापिका है वो कौन है, संसद है। ये ध्यान रखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि भारत की व्यवस्थापिका किस नाम से जानी जाती है, संसद के नाम से जानी जाती है। भारत की जो कार्यपालिका है वो क्या है, मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल है, ये भारत की कार्यपालिका है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शासन के संचालन का कार्य करती है। भारत में न्यायपालिका कौन है, भारत में न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय हैं, जो देश में संविधान के अनुसार ये तय करते हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, सही क्या है और गलत क्या है। इस चीज़ का फैसला न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। तो संविधान की सुरक्षा, संविधान का संरक्षण, संविधान के अनुसार सभी शासन के अंगों को मर्यादित करने का कार्य न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। तो हमारा जो अनुच्छेद हमने 79 के बारे में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अनुच्छेद 79 क्या कहता है हमारे संविधान का, कि संघ के लिए एक संसद होगी। संघ के लिए क्या होगी, एक संसद होगी, और इस संसद में के दो अंग होंगे, राज्यसभा और लोकसभा, और साथ में राष्ट्रपति भी संसद का ही एक भाग है, एक पार्ट है। इसी से मिलकर संसद का संगठन होता है। तो इस तरह से अनुच्छेद 79 में लिखा है, ध्यान से सुनिए, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति से और इसके अलावा ये दो सदन हैं, इन दो सदनों से मिलकर हमारी संसद का गठन या संसद का निर्माण होता है। तो अनुच्छेद 79 ये कहता है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की संसद में सम्मिलित है। अमूमन बच्चे गलती क्या कर देते हैं, सीधा सा दो नाम उनको ध्यान रहता है, लिख देते हैं राज्यसभा और लोकसभा। ये संसद के दो सदन हैं। पूरी संसद का जो गठन है, संगठन है, वो संगठन में राष्ट्रपति भी शामिल है। तो भारतीय जो संसद है उस संसद में
राष्ट्रपति और 2 सदन हैं, जिसे हम लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानते हैं। तो इसलिए जब इस तरह का प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाए तो हमें ये ध्यान रखना है, ये बताना है कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति भी शामिल है, वो भी उसका अभिन्न अंग या भाग माना जाता है। राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर ही संसद का निर्माण होता है। और अगर 2 सदनों के बारे में पूछा जाए तो हमें तब बताना पड़ेगा राज्यसभा और लोकसभा। तो इस तरह से ये भारत की संसद है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 79 में किया गया है। अब संसद की संरचना के बारे में हम विचार करते हैं। हमने ये तो देख लिया है कि भारत की संसद के 2 सदन हैं और इन 2 सदनों से मिलकर भारत की संसद की निर्माण हुआ है। एक सदन है राज्यसभा और दूसरा सदन है लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन या जनप्रतिनिधि सदन भी कहा जाता है। अब इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी ध्यान रखने चाहिए कि राज्यसभा हमारी संसद का उच्च सदन है और ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जो संघ की इकाइयाँ हैं हमारे, जिन्हें हम सामान्यतः राज्यों के नाम से जानते हैं, उन राज्यों का प्रतिनिधित्व किसके माध्यम से होता है? राज्यसभा के माध्यम से होता है। इसमें अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250 हो सकती है। अब 250 का भी विभाजन किया गया है कि 250 सदस्य कैसे होंगे। इनमें 238 सदस्य तो निर्वाचित होंगे और 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। अब 238 निर्वाचित कैसे होते हैं, ये भी जानना हमारे ज़रूरी है। ये राज्यसभा का जो चुनाव होता है वह राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति को इसमें अपनाया जाता है। तो पूरी किस तरह से चुनाव प्रक्रिया है उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो अपलोड करेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि जो हमारी राज्यसभा है वो राज्यसभा हमारी संसद का उच्च सदन है और इस सदन की जो सदस्य संख्या है वो 250 है। 250 में 238 जो सदस्य हैं वो राज्यों की विधानसभाओं और के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में इसके जो सदस्यों की संख्या है वो 245 है, 250 पूरी नहीं है। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दूसरा सदन हमारा आता है लोकसभा, या जिसे हम निम्न सदन या जन प्रतिनिधि सदन भी हम इसे कहते हैं। इसकी जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो कितनी है? 552 हो सकती है और 552 का जो विभाजन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, वो इस तरह से किया गया है। राज्यों से निर्वाचित सदस्य कितने होंगे? 530 होंगे। शासित क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य कितने होंगे? 20 होंगे। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने किए जाएंगे? 2 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। लेकिन वर्तमान में जो इसकी सदस्य संख्या है वो कितनी है? 545 है। यानी 552 अधिकतम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन वर्तमान में जो इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है, जिसमें 530 तो जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं यानी और 13 जो सदस्य होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं और 2 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इस तरह से ये संसद की संरचना या बनावट या इसका संगठन कहलाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको जो प्रमुख रूप से जो बातें ध्यान रखनी हैं, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी जो बातें महत्वपूर्ण हैं, उसमें अनुच्छेद 79 को आपको याद रखना है। अनुच्छेद 79 ये कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, यानी और इन 2 सदनों के नाम क्या होंगे? राज्यसभा और लोकसभा। तो ध्यान रखने की बात यह है कि जो संसद है वो उसमें राष्ट्रपति भी इंक्लूड है,
और 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा है। एक इनमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और लोकसभा है वो जनप्रतिनिधि सदन है, यानी उसका जो चयन किया जाता है वो जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर इसका गठन किया जाता है। ध्यान रखने योग्य बात एक इनकी सदस्य संख्याओं की है कि कितने कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं और इन सदस्यों का किस तरह से संगठन होता है, तो ये संगठन हमें इनका ध्यान रखना है।